हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं डीएनए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो झारखंड बोर्ड के बायोलॉजी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने वाले हैं एमसीक्यू के। वो लगभग डीएनए के जो चैप्टर्स हैं, द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं डीएनए कॉन्सेप्ट के बारे में, डीएनए से क्वेश्चन क्या क्या रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये जानिए कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड कहां पाए जाते हैं? तो सेल यानी कोशिका के अंदर, कोशिका में केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाए जाते हैं उसे कहा जाता है क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते कितने हैं? तो दो, कौन कौन? डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले जानिए न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में आप जान लीजिए दो टाइप्स है ना। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, कौन? डीएनए और आरएनए। अब ये डीएनए क्या हुआ? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है किन लोगों का? तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे कोई का क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या? हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी कर सकते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। और आरएनए किनका है जेनेटिक मटेरियल? यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जैसे कि सेल्स वाले जीव हैं, जैसे क्या आप बैक्टीरिया ले लीजिए, साइनोबैक्टीरिया, उनके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं किनके मदद से? तो आरएनए की मदद से। अब ये जानिए किनका स्ट्रक्चर, ये बनते किनसे, क्या उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो डीएनए यानी डीएनए मतलब इन्हें जो है तीन सब इसके कंपोनेंट है, वो कौन कौन है? पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर। दूसरा आ जाइए नाइट्रोजनस बेस, एनबी शॉर्ट में हम रख लेते हैं। और तीसरा आ जाइए फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट, फॉस्फेट। अब ये देखिए क्या, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। सेम चीज यहां भी हो जाएगा। पेंटोज यहां राइबोज सुगर हो जाएगा, और सेकंड इसका आ जाएगा नाइट्रोजनस बेस, एंड थर्ड हो जाएगा इसमें भी फॉस्फेट। तो ये देखिए क्या कि क्वेश्चंस भी आते हैं कि डीएनए स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट कौन कौन है? पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। उसी तरह आरएनए के क्या होगा? राइबोज सुगर, इसमें पेंटोज सुगर, इसमें राइबोज सुगर। यहां पर क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस, एंड यहां क्या हो गया? फॉस्फेट। अब यहां देखिएगा क्या, नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्या है? तो नाइट्रोजनस बेस, इसमें आप जानिए दो तरह का बेस होता है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजनी क्षार। कितने होता है? दो तरह का। कौन कौन? एक प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडिन्स। तो प्यूरिन ये क्या है? प्यूरिन। और दूसरा क्या है? पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स। तो पायरिमिडिन्स। अब ये देखिए एक प्यूरिन, दूसरा पायरिमिडिन्स। सेम चीज इनके साथ भी होगा, एक प्यूरिन और दूसरा क्या होगा? पायरिमिडिन्स, है ना। तो अब यहां देखिएगा, अब प्यूरिन का जितना अमाउंट है, इसमें नॉर्मल समझिएगा, नाइट्रोजन बेस में जितना प्यूरिन यानी किसी भी डीएनए का जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड चेन बनते हैं, उसमें जितना प्यूरिन का अमाउंट होता है उतना ही पायरिमिडिन का होता है। यानी चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। अब प्यूरिन से क्वेश्चंस ये भी रहते हैं, प्यूरिन के दो पार्ट है, इसके भी कोएफिशिएंट कह सकते हैं, कंपोनेंट कह सकते हैं। कौन कौन? तो एडेनिन और ग्वानिन। क्या बाबू? एडेनिन और दूसरा क्या होगा? ग्वानिन। और पायरिमिडिन के भी होंगे दो, कौन कौन? थायमिन और साइटोसिन। अब यहां सेम चीज समझिएगा, सेम स्ट्रक्चर यहां भी होने वाले हैं। कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन। बट यहां पर जो है पायरिमिडिन में थायमिन के प्लेस में आने वाले हैं क्या? यूरेसिल। क्या आने वाले हैं? यूरेसिल। और ये तो साइटोसिन तो होंगे ही। यानी आप यहां से देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बन सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये कि डीएनए और आरएनए में क्या अब्सेंट होता है, क्या पाया जाता है। सारा स्ट्रक्चर आप सेम देख सकते हैं। यहां पर बस एक टॉपिक यहां फोकस कीजिएगा, पेंटोज सुगर, इसमें राइबोज सुगर। ठीक है, डीएनए में पेंटोज सुगर पाए जाते हैं, राइबोज सुगर। नाइट्रोजन बेस इसमें भी है, इसमें भी है, फॉस्फेट इसमें भी है, इसमें भी है। अब आइए क्या कि नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन, पिरिमिडिन दोनों में है सेम। प्यूरिन में इसमें एडेनिन ग्वानिन है, इसमें भी एडेनिन ग्वानिन है। पायरिमिडिन में थायमिन साइटोसिन, इसमें भी, इसमें थायमिन के प्लेस में होते हैं यूरेसिल। बस इतना फर्क है। यानी डीएनए में थायमिन के यूरेसिल के स्थान में थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में थायमिन के प्लेस में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ये दो पॉइंट दिमाग में रखिएगा, डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल। इससे एक पॉइंट बनेगा पक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा आ जाइए कि जितना भी एडेनिन के अमाउंट है वो किसके बराबर होता है? थायमिन के। यानी एडेनिन का अमाउंट थायमिन के साथ बराबर भी होता है। साथ में एडेनिन और थायमिन दोनों जो है डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन में। दूसरा, ग्वानिन और ये साइटोसिन का अमाउंट बराबर होता है, और जितना ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहां ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन रहा है? एडेनिन, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन किसके साथ? थायमिन के बराबर। ग्वानिन किसके साथ बराबर? साइटोसिन के। यानी A = T और G = C। यहां इक्वल का साइन है, बट यहां बॉन्ड की बात अगर यहां डबल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की, यहां ट्रिपल बॉन्ड का साइन बोल दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन एमसीक्यू इस तरह भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो बता दिया मैंने क्या कौन सा अब्सेंट होगा अगर पूछा जाएगा, तो डीएनए में थायमिन और ये यूरेसिल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर एडेनिन का अमाउंट 20% है
तो बताइए ग्वानिन की अमाउंट क्या होगी। मैंने अभी तुरंत बताया कि अगर 50% प्यूरिन है तो पायरीमिडीन भी 50% होगा। तो आप यहां देखो कि अगर ये 20% है तो बचा क्या, 50% में बचा कितना परसेंट, 30%, यानी ग्वानिन का अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। अब यहां ध्यान दीजिए कि एडेनिन किसके बराबर है, थायमिन के। अगर कोई क्वेश्चन कहा जाए कि एडेनिन का अमाउंट दिया है 20%, तो बताओ कि थायमिन के अमाउंट क्या होगा, तो थायमिन भी 20% होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर पूछा जाए कि साइटोसिन का अमाउंट क्या होगा तो क्या बताओगे, तो देखोगे क्या, हम ग्वानिन का अगर पता है तो साइटोसिन का भी पता है, ग्वानिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा, यानी ये भी ये होगा 30%, यानी एडेनिन बराबर हो गया थायमिन के साथ, ग्वानिन बराबर होगा साइटोसिन। ये भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम। अब आइए इससे देखिए और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां तो आपने समझा लगभग, जितने सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताया इतना इंपॉर्टेंट है काफी। अब इनसे और कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या। अब डीएनए के बारे में कुछ जान लीजिए कि ये जो A प्लस टी बाय G+C, ये कहलाता है बेस रेशियो। क्या होता है, बेस रेशियो, ठीक है। अब ये बेस रेशियो क्या है भाई, A+T और G+C किसी भी स्पीसीज का अपना एक स्पेसिफिक ट्रेट को रिप्रेजेंट करने का एक पहचान है। किसी भी स्पीसीज का अपना एक स्पेसिफिक ट्रेट पहचान करने का क्या खास बात है, A+T बाय G+C का रेशियो से हम पता कर सकते हैं बेस रेशियो के आधार पर, ठीक है। तो कोई बेस रेशियो पूछेगा कितना होता है, तो A+T बाय G+C। एक ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, एक परसेंटेज वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक डीएनए और आरएनए में क्या एब्सेंट होते हैं और क्या पाए जाते हैं, दूसरा ये भी कि डीएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल है। अब आया डबल हेलिक्स मॉडल। तो डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ध्यान दीजिएगा, ये आप बुक में आप देख सकते हो, मैं रिप्रेजेंट करने में टफ लगेगा थोड़ा। ये आप देख रहे हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। तो आप ये डबल हेलिक्स मॉडल देख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले किन्होंने देखा, तो सबसे पहले देखा किसने, फ्रैंकलिन ने, ठीक है। एक्सरे के थ्रू से उन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। बट डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को सब कुछ जानकारी लेकर उसको डिस्क्राइब कौन किया, बताया कौन, तो उन्होंने किया वाटसन एंड क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया, तो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। और कब बताया था, लगभग 1953 में बताया था, ठीक है। 1953 में डीएनए का कौन डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, कौन सा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसका, डीएनए का, कौन बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल जो मैंने फिगर बताया वही, ठीक है। अब इसके बारे में जानिए इन्होंने क्या क्या बताया। तो उन्होंने बताया डीएनए हेलिक्स मॉडल में कि जो घुमावदार है डीएनए का एक रोटेशन, जो ये आप देख रहे हैं रोटेट होते रहते हैं, ठीक है, राइट साइड होते हैं। तो ये जितने भी रोटेशन देखिएगा, ये वन मूव से अगला जो मूव करता है बड़ा वाला साइंबॉल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अगर आप इसको नैनोमीटर में लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। उसी तरह उन्होंने बताया क्या, ये जो एक मोड होता है उनके बीच जो है कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो उनमें न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं उनमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आप ले सकते हैं कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यानी 3.4 बोले तो अगर नैनोमीटर में बोलेंगे तो 0.34 नैनोमीटर। यानी कहने का अर्थ है, आप फिर से एक बार फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि आप ये देखो, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, मैं यहां घुमाव लिया हूं इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखोगे यहां पर 3 है छोड़ देकर, तो एक घुमाव से अगला घुमाव यहां पर नजर आ रहा है। तो एक रोटेशन के बीच का कितना डिस्टेंस, ये एक रोटेशन हुआ पूरा घूमकर, तो ये घुमाने के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड का चेन बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड, और जिस कारण से डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होंगे इन दोनों के बीच का 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में पूछा जाए तो 0.34 नैनोमीटर, और यानी इन दोनों के बीच का, और यहां से लेकर एक घुमाव के बीच का कितना डिस्टेंस होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम यानी 3.4 नैनोमीटर। अब ये भी ध्यान दीजिए, ये जो डायमीटर आप देख रहे हो ना, ये डायमीटर देख रहे हैं, इसमें जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो 2 नैनोमीटर हम लोग लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर या तो 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का कुछ उसका मैप। अब ये देखिएगा उनका जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो 5 कार्बन से 3 कार्बन की ओर होता है। उनका डायरेक्शन किधर होता है, 5 कार्बन से 3 कार्बन, और उसके एंटी जो होते हैं वो 3 कार्बन से 5 कार्बन, ठीक है। यानी क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या हो जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, 5 कार्बन से 3 कार्बन, और अपोजिट जो होते हैं 3 कार्बन से 5 कार्बन। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। किन्होंने किया था डबल हेलिक्स मॉडल का जानकारी, वाटसन एंड क्रिक ने। कब किया था, 1953 में। उनका जो एक रोटेशन होता है राइट हैंडेड होता है, और वो रोटेशन जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है एक पूरा रोटेशन के बीच 34 एंगस्ट्रॉम बोले तो 3.4 नैनोमीटर
नैनोमीटर, उनके बीच कितने न्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं? तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने होते हैं? 10। और 10 के प्रत्येक 2 के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 0.34 नैनोमीटर। और जो उनका डायमीटर होता है घुमाव का, वो होता है कितना? 2 नैनोमीटर, बोले तो 20 एंगस्ट्रॉम। ये था डबल हेलिक्स मॉडल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे। अब आइए चलते हैं जेनेटिक कोड के बारे। जेनेटिक कोड क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे भी ऑब्जेक्टिव बनने का काफी ही चांस है, ठीक है। तो इनमें हम लोग समझते हैं जेनेटिक कोड के बारे। जेनेटिक कोड जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन बेस के थ्रू से बनते हैं। नाइट्रोजन बेस यानी कहा जाए तो कौन? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। बट यहाँ थाइमिन के प्लेस में पाए जाएंगे यूरेसिल, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है आरएनए के थ्रू से जाया जाते हैं, ठीक है। तो AGUC, और इनमें से 4 नहीं, केवल कोई 3 या हो सकता है एक ही चीज डबल रिपीट भी हो जाए, ठीक है। तो इनके थ्रू से ही कोडोन का निर्माण होता है। जेनेटिक कोड बोले तो कोडोन। अब ये कोडोन और क्या है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जेनेटिक कोड में जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसको समझिएगा। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड में क्या बताया गया कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं उनमें से कोई 3 के थ्रू से क्या होते हैं, एक ट्रिपलेट का फॉर्म बनता है। जैसे बना लीजिए UUU, ठीक है, AUG, ये जो है एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, ठीक है, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, यानी ये जो 3 का फॉर्म जो बन रहा है ये कहलाता है कोडोन, ठीक है। कोडोन क्या होता है? ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। ट्रिपलेट मतलब 3 का रूप से ही बनता है कोडोन, ठीक है। तो आप इसमें खासियत क्या है कि एक क्वेश्चन के जो कोडोन होते हैं वो किस रूप में होते हैं? ट्रिपलेट रूप में, है ना। कोडोन किस रूप में होते हैं? ट्रिपलेट रूप में। कोडोन की संख्या कितनी होती है भाई? तो 64, टोटल 64 होते हैं। और ये 64 कैसे होंगे? तो उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है UACG के थ्रू से। तो यहाँ उतना मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ जानकारी रख लीजिए कि कोडोन की संख्या 64 है, जिसमें की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है कितना? 61। 3 ठो जो होते हैं स्टॉप होते हैं, 3 ठो क्या होते हैं? स्टॉप होते हैं। 64 कोडोन की संख्या कितनी है भाई? 64, ठीक है। और किस रूप में होती है? ट्रिपलेट के फॉर्म में होती है। 61 ही इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 64 जो कोडोन है उनमें वो जो है 20 एमिनो एसिड, बोले तो प्रोटीन का यूनिट, है ना। 20 एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। कितने? 20 एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें खासियत क्या है भाई? 64 20 को, यहाँ 64 तो नहीं, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ये 61 जो है कोडोन कितना? 20 एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज खास ध्यान में रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक ट्रिपलेट फॉर्म 64 होते हैं, 61 आपका रिप्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन 3 स्टॉप रहते हैं, ठीक है। एक एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड जो है वो क्या होते हैं? बहुत सारे कोडोन को रखते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे कोडोन को जो रखते हैं ना, इसको कहा जाता है डीजेनरेट। क्या कहा जाता है? डीजेनरेट। और बहुत सारे कोडोन इसमें रख सकते हैं एक ही एमिनो एसिड का पहचान में। तो और क्या कहता है कि और एक कोडोन जो है केवल इसमें मेनी कोडोन को यूज कर सकता है, ठीक है। और एक कोडोन जो है केवल एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, ये डबल नहीं रख सकता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा है अनएम्बिजियस। इस प्रोसेस को कहा जाएगा अनएम्बिजियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। अनएम्बिजियस क्या है? तो एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को रखेंगे और एक एमिनो एसिड में बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं, इसको क्या कहा जाएगा? डीजेनरेट। क्या कहा जाएगा? डीजेनरेट। तो आपने समझा कोडोन में क्या होते हैं? जो स्टॉप होते हैं, मैंने बताया कि 3 तो स्टॉप होते हैं, वो कौन कौन है? तो ये है UAA, UGA और UAG। और UAG को कहा जाता है अंबर, ठीक है, यानी आप फेमस है ये अंबर के नाम से। तो ये जो है इसका फोल्ड क्या है? जेनेटिक कोड में ये जो अंबर जो है क्या होता है? जिसके पास ये जेनेटिक कोडोन आ जाते हैं, रिप्रेजेंट हो जाते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, उन्हें फूट एंड माउथ डिजीज का वो कारक होते हैं, ठीक है, फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। UAG स्टॉप कौन कौन होंगे? UAA, UGA और UAG, ठीक है, जिसमें UAG क्या कहलाएंगे? फोल्ड वाले हैं जो होंगे अंबर नाम से फेमस होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है भाई? इससे भी काफी क्वेश्चन आने का चांस है। तो आइए चलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा, आप ये जानो, हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ट्रांसफर होकर नया कैरेक्टर जब तैयार होते हैं ना, तो वो प्रोसेस एक क्या होता है? वो यूनिडायरेक्शनल चलते हैं। एक क्या सीधा प्रवाह चलता है वो डायरेक्शंस को लेकर, उसी को हम लोग, ये प्रवाह जो हो रहा है उसी को कहेंगे सेंट्रल डोग्मा। आइए इसमें खासियत क्या है? तो आप यहाँ खासियत देख सकते हो, DNA से फिर यहाँ RNA लिख दो, और RNA यहाँ mRNA यूज कर सकते हो, RNA भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। और तीसरा हो जाता है प्रोटीन। क्या कर सकते हो? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। आप यहां देखो, डीएनए से ये जो डायरेक्शन जो देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल डोग्मा को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, चलिए इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो डीएनए से डीएनए का टेम्पलेट बनना, मतलब डीएनए का एक बड़ा चेन है, वो खुद को अपने डीएनए टेम्पलेट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए बनना, यानी बड़ा सा डीएनए वो छोटे से डीएनए टेम्पलेट में कन्वर्ट होता है, उसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएंगे।
उम्मीद है, ट्राई कीजिएगा। फिर अगला देखिएगा डीएनए से एमआरएनए, यानी डीएनए जब अपना टेम्पलेट में छोटा टुकड़ा में टूट जाएगा तो फिर वो आरएनए में कन्वर्ट होना चाहेगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से अपोजिट भी कभी कभी ऐसा होता है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है, ऐसा कंडीशन फॉलो होगा तो उसको एंटी ट्रांस या ट्रांस जो है एंटी ट्रांसक्रिप्शन भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना, क्या? एंटी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, अपोजिट हो गया इसलिए। फिर आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से नया पॉलीपेप्टाइड, जो आरएनए हो गया मींस एक समझो कि ऐसा प्रोटीन के डीएनए बड़ा सा है, वो छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। अब वो टुकड़ा जो है पूरा छोटे छोटे रूप में कन्वर्ट हो गया, एकदम पूरा गल गया, ठीक है। अब गलने के बाद उसको जिस रूप में हम कन्वर्ट करेंगे उस रूप में वो रिप्रेजेंट होगा। तो ये आरएनए जो हो गया ना पूरा गला हुआ पार्ट है, और उसको रिप्रेजेंट कर ढालना है इस रूप नया रूप में, माने लोहा का था बड़ा हिस्सा, उसको छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उसको मैंने फिर गला दिया, और अब जिस रूप में उसको कन्वर्ट करना है मैं कर दे रहा हूं। तो ये प्रोसेस जो हो गया पॉलीपेप्टाइड, ये नया प्रोटीन का निर्माण होना, और इस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी यहां 3 टॉपिक आने वाले हैं, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बोले तो या नया प्रोटीन बनना, ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। अब आइए एक एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था भाई, यूएस द्वारा तैयार किया गया था। ये प्रोजेक्ट था 1990 को लेकर, 1990 से स्टार्ट था। 13 साल का ये प्रोजेक्ट था भाई। कितने साल? 13 साल का, यानी कंप्लीट कितने का होने वाला था? 2003 में, लेकिन 3 साल पहले ही कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो भाई इस प्रोजेक्ट का क्या खासियत था? तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, यानी ह्यूमन का जितना भी जीन है उनका सारा का इंफॉर्मेशन पता करना था, जितना चीज है सारा डाटा को लिखना था, टोटल कॉन्सेप्ट को पता एनालिसिस करना था, और ताकि हम लोग मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी के आधार पर कहा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारे फॉल्ट हो रहे हैं, सब उसको सुधार लाने का एक बहुत बड़ा जरिया था जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कौन किया? यूएस। और यूएस जब स्टार्ट किया इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो इस बड़ा प्रोजेक्ट में खर्च भी बहुत ज्यादा था, और इस खर्च को मेंटेन करने के लिए यूके, यूनाइटेड किंगडम ने भी क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। किसका? यूएस का सपोर्ट कर दिया, ठीक है। कौन कौन देश सपोर्ट किया? दूसरा यूके। जब यूके आया तो इसे देख जापान आ गया सपोर्ट करने, जब जापान आया तो इसे देख जर्मनी आ गया, और जर्मनी आया तो इसे देख चाइना पहुंचा, और चाइना बोल पहुंचा तो फ्रांस भी पीछे ना रहा। तो आप देखेगा कि एचजीपी जो प्रोजेक्ट है किन किन देशों का था? यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, चाइना, फ्रांस। यानी सबसे पहले यूएस ने स्टार्ट किया सपोर्ट करने के लिए, यूके आया था, लेकिन बाद में जापान, जर्मनी, चाइना और फ्रांस ने भी सपोर्ट किया था क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। इसकी खासियत बहुत सारी चीज था इन्फॉर्मेशन, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो आएंगे वो मैं बता रहा हूं। खास की कौन सा देश स्टार्ट किया था? यूएस स्टार्ट किया था, 1990 में किया था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और इनके जो इन्फॉर्मेशन लिखना था वो करीब कहा जाए तो 3300 बुक, 3300 बुक्स इसके इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी थी, और लिया भी गया। और प्रत्येक बुक, इसमें जो प्रत्येक बुक था कितने, तो प्रत्येक 3300 बुक में 1000 पेजेस, उसमें पेज की संख्या कितनी थी? 1000, और प्रत्येक पेज में जो आपका वहां लिखने का था, वर्ड्स लिखने का, वो था 1000। यानी सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। 3300 बुक्स, उसमें 1000 पेजेस, और उसमें 1000 वर्ड्स। ऑपेरॉन है क्या भाई? तो ये जीनों का एक झुंड है, ग्रुप कहा जाए तो बैक्टीरिया में ना बहुत सारे जीन्स जो होते हैं एक साथ होते हैं, एक साथ टुगेदर होते हैं। बैक्टीरिया में क्या होते हैं? बहुत सारे जीन क्या होते हैं? एक साथ टुगेदर होते हैं। आप ऐसा समझो कि एक बैक्टीरिया है, उसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम अलग से होते हैं, छोटा छोटा, है ना। तो इसमें क्या बहुत सारे जीन क्या एक साथ टुगेदर होते हैं, और इस टुकड़े को, ये ध्यान दीजिए, ये टुकड़ा कहलाया जाएगा प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर जो छोटे छोटे क्रोमोसोमल पार्ट्स होंगे वो क्या कहला जाएंगे? प्लाज्मिड। क्या कहला जाएंगे? प्लाज्मिड। और इनमें बहुत सारे जीन जो है टुगेदर एक साथ जुड़े होंगे। तो ऑपेरॉन क्या है? तो जीनों का एक समूह को हम लोग कह सकते हैं क्या? ग्रुप ऑफ जीन्स को क्या कह सकते हैं? ऑपेरॉन नाम दे देंगे। इसमें 4 प्रकार के जीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, और ये ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर जो बताया किसने था? जैकब और मोनार्ड ने। काफी इंपॉर्टेंट है, जैकब और मोनार्ड, ये 2 बंदा था जिन्होंने क्या बताया? ऑपेरॉन के बारे में चर्चा किया, ठीक है। किसने? जैकब और मोनार्ड। इंपॉर्टेंट है। ऑपेरॉन क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जीन आ सकते हैं? तो प्रमोटर जीन्स, दूसरा ऑपरेटर, इसमें 4 टाइप्स का जीन आप लीजिए, ठीक है। और थर्ड आ जाएगा स्ट्रक्चरल, और चौथा हो गया प्रमोटर, ऑपरेटर, ये हो गया चौथा इंड्यूसर या कंट्रोलर जीन, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जीन क्या है? प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरर और कंट्रोलर। ये 4 प्रकार के जीन्स जो हैं वो ऑपेरॉन का क्या है? पार्ट्स हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा एमसीक्यू बनेंगे नहीं, जब भी बनेंगे ऑपेरॉन से तो यही सब बनेंगे। और ये कब ऑपेरॉन को खोज हुआ था? 1961। 2 तरह का ऑपेरॉन आ सकता है, लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में जानकारी। लैक ऑपेरॉन जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू से जानकारी मिला था, है ना। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों से आप लोग को काफी समझ आया होगा। एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो आएंगे डीएनए रिलेटेड जितने सारे आपसे बनेंगे। धन्यवाद।